खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों नमस्कार, आपकी नमस्कार को चमत्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS मस्ती विद नहार सैनी में। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 और अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन। मित्रों, आप बताएंगे जनन क्या होता है। चलिए हम बताते हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दोस्तों, जनन का मतलब होता है अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना। जैसे आप लोगों के माता पिताजी ने आपको जन्म दिया, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आपको जन्म दिया गया है उसे ही हम जनन कहते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। तो जनन क्यों होता है? तो जनन होता है जाति यानी स्पीसीज को निरंतरता बनाने के लिए। जनन जाति या स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए होता है। तो दोस्तों, जनन के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है। किसके माध्यम से? जनन के माध्यम से। किसके माध्यम से? जनन के माध्यम से। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब जनन को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक मेल है और एक फीमेल है। जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो यहां बनेगा बच्चों जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट, यानी कि युग्मक। क्या बनेगा? युग्मक। युग्मक का मतलब होता है जोड़ा। युग्मक का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जैसे जाइगोट किस किस चीज से बनता है? पुरुष के स्पर्म से और महिला के अंड से। किससे? अंडाणु से। तो ये अंडाणु और स्पर्म दोनों मिलकर बना देते हैं जाइगोट। स्पर्म और अंडाणु कहते हैं बच्चों ओवम। ये दोनों मिलकर बनाते हैं जाइगोट। अब इस जाइगोट से ही तो बनते हैं बच्चे। आप हम कैसे बने हैं? इससे तो बने हैं, मेल और फीमेल, यानी कि ये हमारे पिताजी, ये माताजी, इनसे ही तो मिलकर बना है जाइगोट। और इसे ही कहते हैं जनन। क्या कहते हैं इसे? जनन। जंतुओं में जनन दो प्रकार का होता है। जंतुओं में जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। दोस्तों, लैंगिक जनन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पौधे की ही तरह जंतुओं में भी नर और मादा युग्मक होते हैं जो आपस में जुड़कर, संलयित का मतलब होता है आपस में जुड़कर बनाते हैं युग्मनज। क्या बनाते हैं? युग्मनज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। तो युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाते हैं।
बनाते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा ने आपको एक नया जीव बनाया है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक संलयन यानी कि जुड़कर एक नई संतति को जन्म देते हैं, उसे कहते हैं लैंगिक जनन, उसे कहते हैं लैंगिक। तो दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जनन में मेल और फीमेल दोनों आपस में मिलकर बना देते हैं एक नई संतति। क्या बना देते हैं? नई संतति। ठीक है, नई संतान को जन्म देते हैं। इसे ही हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन या लैंगिक जनन कहते हैं। दोस्तों, जब ये मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं जायगोट, जिसे हिंदी में कहते हैं युग्मनज। यू आधा गय मैं ने ज, युग्मनज। ठीक है दोस्तों, अध्याय 9 जनन का अगला टॉपिक है नर जनन अंग। कौन से? नर जनन अंग। तो पुरुषों में या नर में एक जोड़ी वृषण होते हैं। क्या होते हैं? एक जोड़ी वृषण होते हैं। इन वृषण को कहते हैं दोस्तों टेस्टिस। क्या कहते हैं? टेस्टिस। और इन्हें हिंदी में कहा जाता है अंड। क्या कहा जाता है? अंड। और 2 शुक्राणु नलिकाएं होती हैं। तो कितनी शुक्राणु नलिकाएं होती हैं? शुक्राणु नलिकाएं 2 होती हैं। और एक शिश्न जिसे लिंग कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं पेनिस। क्या कहते हैं? पेनिस होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो वृषण यानी कि जो टेस्टिस यानी कि जो अंड होते हैं, उनका क्या कार्य होता है? मेल गैमिट बनाना। मेल गैमिट बनाना, मेल गैमिट बनाना, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में स्पर्म। तो वृषण लाखों शुक्राणु पैदा करते हैं। कितने पैदा करते हैं? लाखों शुक्राणु पैदा करते हैं। कौन? वृषण। शुक्राणु के 3 संरचनाएं पाई जाती हैं। शुक्राणु के 3 संरचना पाई जाती हैं। एक होता है उनमें एक सिर, और एक मध्य का भाग, और एक होती है पूंछ। आइए आपको सभी ये चित्रों के माध्यम से समझाते हैं। तो दोस्तों, ये है मेल सेक्स पार्ट। कौन सा पार्ट? मेल सेक्स पार्ट। यहाँ आपको दिखाई देंगी 2 शुक्राणु नलिकाएं और एक शिश्न यानी कि पेनिस और वृषण, और आपको दिखाई देंगे वृषण। दोस्तों, आपको एक और ये दूसरा, ये हैं बच्चों टेस्टिस। क्या है ये? टेस्टिस। इसे कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं? वृषण। या इसे कहते हैं टेस्टिस, या कहते हैं इनको अंड। क्या कहते हैं? अंड कहते हैं। दोस्तों, आपको ये नली जो दिखाई दे रही हैं, ये वाली नलियाँ, ये इन्हें हम कहते हैं शुक्राणु नलिकाएं। क्या कहते हैं? शुक्राणु नलिकाएं। यानी कि इसको कहते हैं हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी कि इनमें सीमन प्रभावित होता है। सीमन का मतलब होता है वीर्य इनमें प्रभावित होता है। और इन वृषण यानी कि ये जो 2 वृषण हैं, इनका कार्य क्या होता है? स्पर्म बनाना। क्या बनाना? स्पर्म बनाना। यानी कि स्पर्म कहते हैं शुक्राणु। शुक्राणु बनाना। ये स्पर्म ही तो हैं जो बच्चा पैदा करने में मदद करते हैं। ये जरूरी होते हैं बच्चा पैदा करने के लिए। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि यदि ये इन टेस्टिस में से निकलने वाले स्पर्म न हो तो क्या संतान पैदा होगी? आंसर है नहीं। तो संतान पैदा करने के लिए स्पर्म का मोटाइल होना जरूरी होता है। दोस्तों, बीच वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं शिश्न। क्या कहते हैं? शिश्न। शिश्न। ये इसे कहते हैं पेनिस। शिश्न या पेनिस। दोस्तों, अब हम आपको शुक्राणु की संरचना दिखाते हैं। दोस्तों, ये है शुक्राणु जो फीमेल
यानी कि महिला के योनि में प्रवेश करता है। इसके 3 भाग होते हैं, एक होता है पूंछ, बीच में होता है मध्य भाग और ये होता है इसका सिर। सिर से ये प्रवेश करता है और जो पूंछ है, पूंछ तैरने का कार्य करती है। भ्रूण का परिवर्धन, क्या का परिवर्धन? भ्रूण का परिवर्धन। दोस्तों परिवर्धन का मतलब होता है बढ़ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है भ्रूण का परिवर्धन। तो दोस्तों आपने पढ़ लिया था कि निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। अब ये युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। किस में हो जाता है? भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। अब युग्मनज, ये जो युग्मनज है लगातार विभाजित होता रहता है और ये विभाजित होकर गोले में रूपांतरित हो जाता है। दोस्तों हम आपको चित्र के माध्यम से समझाना चाहेंगे। देखो दोस्तों, ये है युग्मनज, ये है युग्मनज। दिखा क्या? यस, आपको दिख गया होगा। दोस्तों ये है युग्मनज। तो दोस्तों ये है अंडोत्सर्ग यहाँ दिखाया गया है। दोस्तों ये है युग्मनज। युग्मनज का मतलब हो गया यहाँ युग्मनज का मतलब होता है जाइगोट, यानी कि यहाँ पर मेल और फीमेल से जो एग और स्पर्म मीटिंग होती थी और उनसे बनता था जाइगोट। ये जाइगोट आ गया है यहाँ पर अंडोत्सर्ग, ये आपको दिखाया गया है। और ये फिर ओविडक्ट है, यानी कि अंडवाहिनी। तो फिर ये युग्मनज यहाँ जाता है, यहाँ से फिर यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और होता होता यहाँ से यहाँ जाता है। तो मित्रों ये है गर्भाशय। क्या है? ये गर्भाशय है। आप देख रहे हैं गर्भाशय, ये है गर्भाशय, ये इतना गर्भाशय। तो ये युग्मनज है, यानी कि जाइगोट जो है ये यहाँ आ गया है। कहाँ गया है? गर्भाशय में। दोस्तों अब आप देखेंगे एक युग्मनज कैसे विभाजित होकर कोशिका विभाजन करता है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है युग्मनज। क्या है ये है युग्मनज। ठीक है, यानी कि ये युग्मनज कोशिका विभाजन के द्वारा बड़ा होता जाता है। पहले इतना होगा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और इस तरह से ये बन गया पूरा युग्मनज। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये जो गर्भाशय में गया है युग्मनज, अब धीरे धीरे ये उत्तकों और अंगों में परिवर्तित हो जाएगा। किस में? उत्तकों और अंगों में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये पूरा बन गया है ये भ्रूण। क्या बन गया है? भ्रूण। ये जो उत्तक और अंग जो बने हैं शरीर के, इसे तो भ्रूण कहते हैं। तो ये भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित हो जाता है। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? आंसर है गर्भाशय में। कहाँ होता है? गर्भाशय में हो जाता है। दोस्तों अब धीरे धीरे गर्भाशय में हाथ पैर और दूसरे अंग जैसे सिर, आंखें, कान आदि विकसित होने लगते हैं। ठीक है, तो वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो जाती है उसे हम कहते हैं गर्भ। और गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म दे देती है। माँ नवजात बच्चों को जन्म दे देती है। ठीक है दोस्तों यहाँ मैं आपको एक फैक्ट और याद करा देता हूँ। फैक्ट है मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में कितने दिन का समय लगता है? इसका आंसर है 3 सप्ताह। तो अंडे को चूजा बनने में 3 सप्ताह का समय लगता है। दोस्तों एक और फैक्ट है कि ऊष्मायन क्या होता है? ऊष्मायन क्या होता है? इसका आंसर है जब मुर्गी अंडा दे देती है। क्या दे देती है? अंडा। तो कुछ समय के लिए मुर्गी अंडे पर बैठती है और उसे कहते हैं ऊष्मायन, या उसे कहते हैं अंडों का सींचना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है निषेचन। कौन सा टॉपिक है? निषेचन। निषेचन को कहते हैं दोस्तों फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। सामान्यतः जब पुरुषों में पाए जाने वाले शुक्राणु और महिलाओं में पाए जाने वाले अंडाणु आपस में मिलते हैं तो उसे हम निषेचन कहते हैं। तो निषेचन क्या है? शुक्राणु और अंडाणुओं का मिलना। संलयन का मतलब होता है मिलना। संलयन को कहते हैं फ्यूजन। तो निषेचन क्या है? अंडाणु और शुक्राणु का मिलना। प्राय ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज। चलिए देखते हैं ये युग्मनज कैसे बनाते हैं। दोस्तों ये है मेल और ये है फीमेल। मेल से निकलते हैं दोस्तों स्पर्म। क्या निकलते हैं? स्पर्म। और फीमेल से निकलते हैं ओव्यूम। स्पर्म बोले तो शुक्राणु। क्या? शुक्राणु। और ओव्यूम बोले तो अंडाणु। अब ये दोनों शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे और ये हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बनता है
जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। इस जाइगोट को ही कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो नई संतति या नई संतान बनती है उसके लक्षण अपने माता पिता के जैसे होते हैं, अपने माता पिता के जैसे होते हैं, अर्थात लक्षण वंशानुगत चलते हैं। तो लक्षण कैसे चलते हैं? वंशानुगत चलते हैं। अतः हम कह सकते हैं वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो जो माता पिता के शरीर के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके उदाहरण हैं मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गी आदि। इन सभी में क्या पाया जाता है? आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अनेक जंतु ऐसे हैं जिनमें निषेचन शरीर के बाहर होता है। कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है। जैसे कि जल में, जैसे कि जल में। ऐसा निषेचन जो जल में होता है अक्सर बसंत या वर्षा ऋतु में पाया जाता है। बसंत या वर्षा ऋतु में पाया जाता है, जैसे मेंढक और टोड। मेंढक और तो दोस्तों नर तथा मादा जब कभी एक साथ पानी में आते हैं, कहाँ आते हैं? पानी में। कौन कौन? मेंढक, मेल और फीमेल मेंढक, नर और मादा मेंढक। तो मादा यानी कि फीमेल मेंढक जो है वो सैकड़ों अंडे दे देती है। कहाँ? पानी में। कहाँ? पानी में। ध्यान रहे मुर्गी के जो अंडे होते हैं उन पे कवर पाई जाती है और मेंढक के जो अंडे होते हैं उन पे कवच नहीं पाया जाता। कवच या कवर नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। आप ये चित्र में देखिएगा, ये हैं मादा मेंढक यानी कि फीमेल मेंढक के अंडे। क्या है ये? महिला मेंढक के अंडे। महिला मेंढक के अंडे। दोस्तों आप देख रहे होंगे अंडे के चारों ओर थोड़ी थोड़ी जेली है। क्या है ये? जेली यानी कि चिपकन। जेली यानी कि चिपकन, जिससे ये आपस में चिपके रहते हैं और एक साथ तैरते रहते हैं। कहाँ? पानी में, धीमी धीमी गति से। अब क्या होगा दोस्तों? जैसे महिला या मादा ने अंडे दिए पानी में, तो नर क्या करेगा? उन पर अपने शुक्राणु छोड़ देगा। क्या करेगा? शुक्राणु छोड़ देगा। और शुक्राणु की जो लंबी पूंछ है, अभी हमने पहले चित्र में दिखाया था ना, आप शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। एक को हम कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? हेड। और मिडल, और ये पीछे होती थी टेल। याद कीजिए। तो ये अपनी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते हैं। तो शुक्राणु में पूंछ का क्या कार्य होता है? तैरना। क्या कार्य होता है? तैरना। तो इस तरह से ये शुक्राणु अंडकोशिका, बोले तो ओविडक्ट, बोले तो ओविडक्ट। तो अंडकोशिका का नाम क्या है? ओविडक्ट। तो ओविडक्ट के संपर्क में कौन आता है? ओविडक्ट के संपर्क में आता है शुक्राणु की पूंछ। शुक्राणु की पूंछ संपर्क में आ जाती है। ठीक है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों ऐसा निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक का संचयन मादा के शरीर के बाहर होता है, मादा के शरीर के बाहर होता है, उसे हम कहते हैं बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन क्या है? ऐसा निषेचन जो मादा के, फीमेल के, महिला के शरीर के बाहर होता है उसे हम कहते हैं बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। और बाह्य निषेचन को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मछली, जैसे कि स्टार फिश, क्योंकि ये जलीय प्राणी हैं, क्योंकि ये जलीय प्राणी हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है मादा जननांग। कौन से अंग? मादा जननांग यानी कि फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दोस्तों महिलाओं में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय को कहते हैं दोस्तों ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। OVARY, ओवरी। और एक ही जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है। एक ही जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है। तो मित्रों अंडवाहिनी को कहते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट। अंडवाहिनी को क्या कहते हैं? ओविडक्ट। और एक रहता है गर्भाशय। क्या रहता है? गर्भाशय।
ये है गर्भाशय। तो दोस्तों आप बताएंगे कि महिलाओं में अंडाशय कितने होते हैं? आंसर है एक जोड़ी। अंडवाहिनी कितनी होती है? आंसर है एक जोड़ी। अंडवाहिनी को डिंब वाहिनी या ओविडक्ट भी कहते हैं। गर्भाशय एक होता है। नेक्स्ट है, अंडाशय में मादा युग्मक पैदा होते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि फीमेल गैमिट का मतलब हो गया मादा युग्मक, कहाँ उत्पन्न होते हैं? अंडाशय में। कहाँ? अंडाशय में। और इन गैमिटों को अंडाणु या डिंब कहते हैं। अंडाणु या डिंब कहते हैं। महिलाओं में हर महीने अलग अलग अंडाशयों से अंडाणु या डिंब निकलते हैं। ठीक है, निकलते हैं। तो अंडाणु या डिंब कहाँ निकलते हैं? अंडवाहिनी में। अभी थोड़ी देर में आपको अंडवाहिनी या ओविडक्ट चित्र के माध्यम से समझाया जाएगा। दोस्तों गर्भाशय वह भाग है जहाँ बच्चे का विकास होता है। तो बच्चे का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। और ये जो है शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु कैसी कोशिकाओं से बने होते हैं? एकल कोशिकाओं से बने होते हैं। आइए दोस्तों आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं अंडवाहिनी। क्या समझाते हैं? अंडवाहिनी को कहते हैं ओविडक्ट। देखो दोस्तों, एक तो ये है और दूसरी ये है। तो आपसे कोई पूछे अंडवाहिनी या ओविडक्ट की संख्या कितनी है, या तो आप कहेंगे 2 या कहेंगे आप एक जोड़ी। ठीक है। और यदि आपसे कोई पूछे कि अंडाशय की संख्या कितनी है, तो देखो दोस्तों, एक अंडाशय तो ये है और एक अंडाशय ये है। तो एक और एक 2, तो कितने हो गए? 2 अंडाशय। ठीक है, 2 अंडाशय, या फिर आप कहेंगे एक जोड़ी, 2 अंडाशय या एक जोड़ी। ठीक है दोस्तों। और बीच वाला जो भाग है, ये जो बीच वाला भाग है, इसे हम कहेंगे गर्भाशय। क्या कहेंगे? गर्भाशय वह स्थान है जहाँ पर बच्चे का विकास होता है। एक बार और ध्यान लीजिए, ऊपर है ये अंडवाहिनी जहाँ अंडे गमन करते हैं, चलते हैं। ये है अंडवाहिनी। क्या है ये? अंडवाहिनी। और ये हैं दोनों तरफ गोल गोल, ये हैं अंडाशय। और ये बीच में है गर्भाशय। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है जरायुज्म एवं अंडप्रजनक या प्रजक जंतु। जरायुज्म एवं अंडप्रजक जंतु। दोस्तों वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, शिशु का मतलब होता है बच्चा, उसे हम जरायुज्म कहते हैं। दोस्तों जरायुज्म को इंग्लिश में कहते हैं विविपेरस। क्या कहते हैं? विविपेरस। और ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें हम कहते हैं अंडप्रेजक। और दोस्तों अंडप्रेजक को कहते हैं ओविपेरस। ओविपेरस। दोस्तों विविपेरस ऐसे याद रखिएगा आप, बीबी से बच्चों का जन्म होता है। बीबी मतलब पत्नी से बच्चों का जन्म होता है। ओविपोरस ओवम से बना है। ओवम का मतलब होता है अंडे, ओवी का मतलब अंडे। ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक या ओविपेरस, और जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम कहते हैं विविपेरस। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है शिशु से वयस्क, यानी कि बच्चे से जवान होना। दोस्तों कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। कौन? नवजात, यानी कि जो नए बच्चे होते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम रेशम का कीट। दोस्तों रेशम का कीट में सबसे पहली अवस्था होती है अंडा। अंडे से बनता है लार्वा, और लार्वा से बनती है प्यूपा।
दोस्तों लार्वा को झिल्ली भी कहते हैं। और इस प्यूपा से बन जाता है वयस्क। प्यूपा से क्या बन जाता है? वयस्क। फिर से बता देते हैं, अंडा, अंडे से लार्वा या झिल्ली, और लार्वा या झिल्ली से प्यूपा, और प्यूपा से बनता है वयस्क, प्यूपा से बनता है वयस्क। दोस्तों अगला उदाहरण ले लेते हैं मेंढक का। किसका? मेंढक का। मेंढक में भी 3 अवस्था पाई जाती हैं। एक है अंडा, अंडे से बनता है टैडपोल या लार्वा, और लार्वे से बन जाता है वयस्क। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या बताया है? अंडा, अंडे से क्या? टैडपोल, जिसे हम लार्वा भी कहते हैं, और टैडपोल या लार्वे से क्या बनता है? वयस्क मेंढक बन जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम मेंढक का उदाहरण सचित्र आपको समझा रहे हैं किस तरह से एक अंडे से वयस्क मेंढक बनता है। दोस्तों ये है प्रथम स्टेज, जिसमें आपको कुछ अंडे दिखाई दे रहे होंगे। अंडे से बनता है आरंभिक टैडपोल। क्या? आरंभिक या प्राथमिक टैडपोल। और इसका कुछ डेवलप भाग दिखाई दिया है बाद का टैडपोल। और दोस्तों टैडपोल से बन गया है ये वयस्क मेंढक। क्या क्या स्टेप इसके? अंडे, अंडे से आरंभिक टैडपोल, बाद का टैडपोल, और अब है ये वयस्क मेंढक। ये है वयस्क मेंढक। दोस्तों एक फैक्ट जो आपको याद रखना है, टैडपोल का, किसका? टैडपोल का वयस्क यानी कि जवान में रूपांतरित होना कायांतरण कहलाता है। तो दोस्तों कायांतरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप बता सकते हैं क्या? दोस्तों मैं बताता हूँ। कायांतर कहते हैं मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म। ठीक है दोस्तों। और टैडपोल तो एक शिशु अवस्था है, और वयस्क का मतलब होता है जवान होना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अलैंगिक जनन। दोस्तों इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई देते हैं। कितने उभार दिखाई देते हैं? एक या अधिक उभार दिखाई देते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं। इन उभारों को मुकुल कहते हैं। इन उभारों को मुकुल कहते हैं। यीस्ट में भी, किसमें? यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? दोस्तों केवल एक ही जनक नए जीवों को जन्म देता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसीलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। दोस्तों मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाना चाहूँगा हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा में दोस्तों ये है हाइड्रा में मुकुलन। मुकुलन कहते हैं, ये मुकुलन को कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में बडिंग। क्या कहते हैं? बडिंग, BUDDING, बडिंग। मुकुलन को कहते हैं बडिंग। ये जो बडिंग है, बडिंग का मतलब उभार, ये जो उभार है ये फिर इतना बढ़ जाता है और फिर इतना बढ़ जाता है और इससे टूट कर अलग हो जाता है और एक नए जीव को जन्म देता है, जिसे कहते हैं मुकुलन या बडिंग। मुकुलन या बडिंग। तो बडिंग या मुकुलन का उदाहरण क्या है? हाइड्रा है क्या? यस। यीस्ट है क्या? यीस्ट। ये है क्या? यस। तो मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में और यीस्ट में। बडिंग पाया जाता है हाइड्रा में और यीस्ट में। मित्रों एक उदाहरण एसेक्सुअल का हम ले लेते हैं अमीबा। अमीबा में पाया जाता है एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन। अमीबा
एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। इसके केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो एक कोशिकीय जीव अमीबा का जो केंद्रक होता है वो कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में। सपोज कीजिए ये केंद्रक है, तो ये केंद्रक दो भागों में बढ़ जाएगा और इससे ही जनन क्रिया हो जाएगी प्रारंभ। बाद में कोशिका भी दो भागों यानी कि कोशिकाओं में बढ़ जाती है और प्रत्येक बटे हुए भाग में केंद्रक पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप दो अमीबा बन जाते हैं। कितने अमीबा बन जाते हैं? दो अमीबा बन जाते हैं। दोस्तों, आपको मैं अमीबा को सचित्र दिखाना चाहता हूँ। ये देखिएगा आप अमीबा का केंद्रीय विभाजन। ये है स्टेप ए, ये है इसमें पूरा अमीबा, ये है अमीबा का केंद्रक। दोस्तों, ये है केंद्रक दो भागों में बटा हुआ। जहाँ मेरा पेन चल रहा है ये अमीबा दो भागों में यहाँ बट रहा है। फिर सी स्टेप में ये केंद्रक और बढ़ जाता है, ये, और फिर डी स्टेप में यह केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है, एक भाग ये और एक ये। इस तरह से ये अमीबा में हो जाता है द्विखंडन। क्या हो जाता है? द्विखंडन। इस द्विखंडन को कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन। तो दोस्तों, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए कि बाइनरी फ्यूजन होता क्या है। अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करते हैं। कितनी? दो संतति उत्पन्न करते हैं, उसे द्विखंडन या बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। द्विखंडन या बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में इतना ही। फिर मिलेंगे इससे अगले वाले अध्याय में। तब तक अपना व अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।